केमिस्ट्री मेथड में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव श्वसन तंत्र या ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम मानव में होने वाली श्वसन की क्रिया या फिर श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कई जो तंत्र हैं उनके बारे में बताया था, जैसे परिसंचरण तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। ठीक है ना। तो ये सारे तंत्र जो है वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। उसके अलावा देखिए, श्वसन के माध्यम से जो ह्यूमन होता है या फिर कोई भी जीव होता है वो गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी कि श्वसन में होता क्या है कि प्रत्येक जीव को चाहे वो ह्यूमन हो या जंतु हो या प्लांट हो या फिर सूक्ष्म जीव हो, सभी को जो ऑक्सीजन है या फिर सभी को अपने भोजन को अपने भोजन को ऑक्सीडेश या फिर उसको ऑक्सीकरण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर भोजन को ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीकरण करने के लिए जो उसको ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? बाह्य वातावरण से। तो बाह्य वातावरण के थ्रू ऑक्सीजन का अंदर लेना और फिर CO2 का बाहर निकालना ह्यूमन के अंदर क्या कहलाता है? मानव श्वसन तंत्र के अंदर आता है। तो देखो, सबसे पहले आपको श्वसन का पता होना चाहिए कि श्वसन कहते किसे हैं। श्वसन कहते किसे हैं? श्वसन या रेस्पिरेशन। श्वसन या रेस्पिरेशन। तो देखो, श्वसन या रेस्पिरेशन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत O2 और CO2 गैसों का आदान प्रदान या फिर गैसों का विनिमय होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। O2 और CO2 गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है या विनिमय होता है। ठीक है। तो श्वसन के अंदर क्या, श्वसन की परिभाषा के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ऑक्सीजन, O2 तथा CO2 गैसों का विनिमय या एक्सचेंज। O2 तथा CO2 गैसों का विनिमय या एक्सचेंज क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। तो वह तंत्र जिसके द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विसरण की विधि के द्वारा आदान प्रदान होता है, उस तंत्र को क्या कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन में क्या होता है? O2 तथा CO2 गैसों का क्या होता है? विनिमय होता है। ठीक है। अब देखो, प्रत्येक प्राणी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो ऊर्जा जो होती है वो किससे प्राप्त होती है? भोजन से। अब भोजन में हम जो भी ग्रहण करते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सभी क्या होते हैं? भोजन के अंतर्गत हम ग्रहण करते हैं। तो इन सभी पदार्थों का जो भोज्य पदार्थ हैं उनका ऑक्सीकरण करने के लिए मुख्य रूप से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और उसके अलावा देखो, इन जो भोज्य पदार्थ हैं इनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? एक तो CO2 निकलती है, CO2 बनती है, और एक क्या होता है? हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। सपोज देखो, अगर हम ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ग्रहण करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। तो उस कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। उसके बाद में वो जो भोजन है, ग्लूकोज है, वो क्या होगा? ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत होने के बाद में क्या बनेगा? एक तो CO2 बनेगी, एक जल बनेगा और एनर्जी प्राप्त होगी, एनर्जी होगी जो कि किसकी? ATP के रूप में बॉडी में संचित कर ली जाती है। ठीक है। तो देखिए, C6H12 C6, ठीक है, सॉरी O6, ठीक है, प्लस 6O2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6CO2 प्लस
H2O प्लस एनर्जी या ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरह से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, और जल बनता है और एनर्जी प्राप्त होती है जो कि एटीपी के फॉर्म में बॉडी में संचित कर ली जाती है। ठीक है, आप देखिए जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र के अंतर्गत जो गैसों का आदान प्रदान होता है, तो गैसों का जो एक्सचेंज हो रहा है या आदान प्रदान हो रहा है वह कौन सी विधि के द्वारा होता है, विसरण की विधि के द्वारा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि विसरण क्या होता है। ठीक है, गैसों का एक्सचेंज जो होता है उसमें विसरण की क्रिया काम में आती है, ये वाली क्रिया। ठीक है, अब देखिए जो श्वसन है, श्वसन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, श्वसन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है कौन सा, श्वसन के कितने प्रकार है, श्वसन के प्रकार। ठीक है ना, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन जो होता है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो श्वसन जो है वो 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है वो होता है कौन सा, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन, इसको कहेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और सेकंड जो होगा वो होगा अंतः या आंतरिक श्वसन, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। ठीक है, या फिर इसको कहेंगे इसको इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखो श्वसन जो होता है, श्वसन की परिभाषा क्या हुई एक तरह से कि ऑक्सीजन तथा CO2 गैसों का एक्सचेंज या O2 तथा CO2 गैसों का विनिमय जो होता है वह क्या कहलाता है, श्वसन की क्रिया कहलाता है। और जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है, विसरण की विधि के द्वारा। अब देखिए हर प्राणी को में जो श्वसन होते हैं वो मुख्य रूप से जो श्वसन के प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। फर्स्ट जो होता है वो कौन सा श्वसन है, बाह्य श्वसन या इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। और सेकंड जो है वो है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन या इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए जो बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं तो उसमें काम कौन कर रहा है, हमारे फेफड़े करते हैं। उसके अलावा देखिए जो जीव एक कोशिकीय होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है एक कोशिकीय या कुछ जो जीव है वो बहुकोशिकीय भी होते हैं। जैसे कि अमीबा है वो एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना, और जो केचुआ है वो बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा में जो श्वसन होता है वो उसकी स्किन के द्वारा होता है। ठीक है, श्वसन की क्रिया। तो उसमें क्या होता है कि वो जल के सीधे कांटेक्ट में होता है या बाह्य वातावरण के सीधे कांटेक्ट में होती है उसकी स्किन, तो स्किन के थ्रू वो क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ऐसे ही जो केचुआ होता है वो श्वसन की क्रिया जो है वो अपनी क्यूटिकल के द्वारा करता है। ठीक है, अब देखिए बाह्य श्वसन में, लेकिन जो मनुष्य होता है, मनुष्य में जो बाह्य श्वसन होता है वो कैसे होता है, एक तो बाह्य वातावरण के में होता है। कैसे कि बाह्य वातावरण से मनुष्य क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद में जो वो ऑक्सीजन है वो कहाँ पर पहुंच जाती है, हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, जो उसके थ्रू
जो हमारे बॉडी के अंदर जो CO2 बनती है वो CO2 बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो श्वसन हुआ वो कैसा हुआ, एक्सटर्नल श्वसन या बाह्य श्वसन, जिसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। O2 व CO2 का बाह्य वातावरण में एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है। एक्सचेंज मतलब विनिमय, O2 व CO2 का बाह्य वातावरण में विनिमय। ठीक है, और नेक्स्ट होता है ये आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। ठीक है, अब देखो आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत क्या होता है, इसके अंदर जो बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो भी क्या करती है, श्वसन की क्रिया करती हैं। भाई जो भी कोशिकाएं होती है अंदर बॉडी के, उनमें भी तो श्वसन की क्रिया होती है। तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसा श्वसन जिसके अंतर्गत जो गैसें हैं उसका जो एक्सचेंज है वो किनके अंदर होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है या सेल्स के अंदर होता है। तो इस प्रकार के श्वसन को क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो इसका मतलब क्या है, कोशिकाओं में O2 व CO2 के एक्सचेंज को या विनिमय को क्या कहते हैं, आंतरिक या इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। इंटरनल रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आंतरिक श्वसन है उसमें जो CO2 और O2 का विनिमय है वो क्या किसके अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है। जैसे कि जो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया हो रही है वो सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है या 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की क्या होती है, प्रयोग होता है, और उसके बाद में क्या होता है कि CO2 जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। तो इस तरह से जो हमारे शरीर में, बॉडी में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके अंदर भी श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके अलावा आगे की प्रोसेस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होगा। ठीक है, तो वो आगे के हम प्रोसेस में पढ़ेंगे जब हम श्वसन क्रिया पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे। ठीक, कोशिकाओं के अंदर या फिर ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया पढ़ेंगे, उस टाइम पर हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो श्वसन है जो आंतरिक श्वसन है या इंटरनल रेस्पिरेशन है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका ऑक्सी श्वसन, ठीक है, या फिर ऑक्सी रेस्पिरेशन। और सेकंड जो होता है वो होता है अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। अब देखिए ऑक्सी श्वसन जो होता है वो कैसे होता है कि वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। श्वसन 2 प्रकार से हो सकता है। जो इंटरनल श्वसन है, हमारी कोशिकाओं के अंदर जो श्वसन होता है या कोई भी सेल जो हो रही है वो श्वसन कर रही है, वो या तो ऑक्सी प्रकार से करेगी या अनॉक्सी प्रकार से करेगी। तो देखिए ऑक्सी प्रकार का जो श्वसन होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो देखो जो श्वसन ऑक्सीजन की, O2 की उपस्थिति में होता है, जो श्वसन या रेस्पिरेशन O2 की उपस्थिति, यानी कि जो रेस्पिरेशन O2 की प्रेजेंस में हो रहा है उसको ऑक्सी श्वसन कहेंगे, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है, कमी में हो रहा है, तो उस श्वसन को क्या कहेंगे, अनॉक्सी श्वसन। तो फर्स्ट हो गया ऑक्सी श्वसन, O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। ऑक्सीजन की O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन।
और अनोक्सी श्वसन क्या होता है? O2 की कमी या O2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन, श्वसन। ओके, तो O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? ऑक्सी श्वसन कहलाता है। और O2 की कमी या O2 की अनुपस्थिति में, O2 की कमी या O2 की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन जो होता है वो क्या कहलाता है? अनोक्सी श्वसन कहलाता है। ठीक है, देखो ऑक्सी श्वसन में क्या बनता है? मेनली ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, तो इसके फलस्वरूप क्या क्या बनेगा? CO2 बनेगी, जल बनेगा और एनर्जी या ऊर्जा बनेगी जो एटीपी के रूप में संचित कर ली जाती है। लेकिन अनोक्सी श्वसन में क्या होता है? जैसे कि हमारे जब हम वॉक करते हैं या दौड़ते हैं तो उस टाइम पर हमारे पैरों के अंदर जो श्वसन होता है, पैरों के अंदर जो मसल्स होती हैं, तो मसल्स क्या है? मसल के अंदर जब श्वसन की क्रिया होती है तो उस दौरान किसका फॉर्मेशन होता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा देखिए जो अनोक्सी श्वसन है उसमें अल्कोहल का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? एनर्जी बनेगी, जल बनेगा और CO2 बनेगी। जबकि अनोक्सी श्वसन के दौरान क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, एनर्जी बनेगी कम मात्रा में और क्या बनेगा? CO2 बनेगी और उसके अलावा लैक्टिक एसिड भी बनता है जो हमारी मसल्स के अंदर होता है, जो हमारे पैरों की मसल्स होती हैं उनके अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सी श्वसन और अनोक्सी श्वसन जो किसके प्रकार है? आंतरिक या कोशिकीय श्वसन के। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्वसन की क्रिया। अब नेक्स्ट देखिए, जो श्वसन है वो मुख्य रूप से जो श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार का होता है हमारा। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो श्वसन है वो कैसा हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। हम देखते हैं कि उसका श्वसन का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए श्वसन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। देखिए श्वसन तंत्र का, इसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र में, मानव के श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से क्या होते हैं? लंग्स, फेफड़े पाए जाते हैं, जिनके थ्रू जो मनुष्य है वो क्या काम करता है? श्वसन की क्रिया करता है। तो देखिए ह्यूमन के अंदर श्वसन तंत्र में दो फेफड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थैली की जैसी संरचनाएं होती हैं और उसके अलावा वो गुलाबी या पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट या बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि जो दायां फेफड़ा होता है वो कैसा होता है? थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए अगर हम हमारे श्वसन तंत्र की अगर संरचना देखते हैं तो हमें कैसी दिखाई देती है। देखिए इस तरह से। आपको मैंने पाचन तंत्र के अंदर बताया था बक्कल कैविटी होती है। बक्कल कैविटी में नीचे की साइड में तो क्या होता है? मुंह होता है। जैसे यहाँ पर मुंह है, ये मान लीजिए मुंह है, यहाँ पर है टंग है ये। ठीक है, यहाँ पर टंग वाला पोर्शन है। इसके अलावा देखिए ये हमारा टंग वाला पोर्शन हो गया, ये मान लीजिए टंग है हमारी। ठीक है, उसके अलावा इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? यहाँ पर दो नासाद्वार, वो नासा छिद्र होते हैं और ये होती है नासा गुहा। ठीक है, अब देखिए आगे चल के क्या होता है कि ये श्वसन मार्ग जो होता है, आगे चल के श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग दोनों मिल जाते हैं, यानी कि दोनों का एक ही मार्ग हो जाता है। एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर श्वसन मार्ग और हमारा जो भोजन मार्ग है वो मिल जाता है, एक ही हो जाता है, तो उसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ मार्ग। उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब होता है जहां से भोजन भी निकलता है और उसी जगह पे से हमारा जो वायु है या ऑक्सीजन है वो भी अंदर जाती है। तो उन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? तो देखिए ये है आपके नासा छिद्र या नेजल पोर, नासा छिद्र, या इसको कहेंगे नेजल नॉस्ट्रिल पोर, नॉस्ट्रिल या नेजल पोर। ठीक है, पोर। और ये कहाँ पर खुलेंगे? ये गुहा होगी। जो पोर होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, वो कहाँ पर ओपन होंगे? एक गुहा के अंदर। उस गुहा को कहेंगे नासा गुहा या नेजल कैविटी या नॉस्ट्रिल कैविटी, नासा
गुहा या नेजल कैविटी। ठीक है, नासा गुहा या नेजल कैविटी यहाँ पर। अब देखिए, ध्यान से देखना इसको और ध्यान से समझना कि जैसे ही ये मार्ग क्या है हमारा, ये तालु है बीच में, ये मान लीजिए ये तालु हो गया, ये वाला। ठीक है, ये हो गया बीच में तालु। मैंने बताया था तालु दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर सॉफ्ट तालु, सॉरी यहाँ पर हार्ड तालु होता है और यहाँ पर होता है सॉफ्ट तालु। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ही ये मार्ग होता है, यहाँ पर क्या होता है, नासा ग्रसनी होती है। क्या होती है? नासा ग्रसनी। अब देखिए ये जो नासा ग्रसनी है वो क्या करती है, वहां से ये जो भोजन है या वायु है वो अंदर आती है और यहाँ पर क्या होती है, ग्लॉटिस ग्रसनी यहाँ पर, और यहाँ पर होती है, इसके ऊपर लगी होती है एपिग्लॉटिस का एक ढक्कन होता है। मान लीजिए ये है एपिग्लॉटिस, ये है ग्लॉटिस, या इसको कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं? घाटी या ग्लॉटिस, घाटी या ग्लॉटिस। और इसको कहते हैं एपिग्लॉटिस, या इसको कहते हैं घाटी द्वार, घाटी ढक्कन। क्या कहते हैं? घाटी ढक्कन। ठीक है, तो ये हो गई ग्लॉटिस और ये हो गई एपिग्लॉटिस, ये घाटी और घाटी ढक्कन। तो देखो यहाँ क्या था, नासा गुहा थी और उसके बाद में यहाँ पर ये क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है जिसको नासा ग्रसनी कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आ रहा है, ये भोजन मार्ग है और ऊपर नासा जो वायु मार्ग है। अब देखिए ये जो भोजन मार्ग है, ये भोजन मार्ग क्या होगा, यहाँ से इस तरह से जाएगा, इस तरह से। आपको पता है जो हमारा जो श्वसन तंत्र है या हमारे जो फेफड़े हैं वो हमारी आहार नाल से आगे अदर साइड में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे की जैसे यहाँ क्या पाए जाएंगे, आगे ये वक्ष गुहा है हमारी, यहाँ पर होंगे क्या, फेफड़े, और पीछे होगी क्या, आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको भोजन मार्ग कहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस है, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन करने के टाइम पर क्या होता है कि ये जो एपिग्लॉटिस है ये कहाँ पर, ग्लॉटिस है वो कहाँ पर है, ये श्वसन मार्ग में है, ये श्वसन मार्ग है और ये है भोजन मार्ग, दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन यहाँ पर जो मार्ग है वो कैसा है, दोनों का एक ही मार्ग है। तो जैसे ही भोजन हम निगलते हैं वैसे ही ये जो घाटी होती है कहाँ पर पाई जाती है, श्वसन मार्ग के ऊपर, श्वसन नली जो होती है, श्वास नली, उसके ऊपर यहाँ पर होती है, यहाँ घाटी होती है। अब जैसे ही घाटी भोजन हम निगलते हैं वैसे ही नासा ग्रसनी के पास आते ही घाटी के ऊपर एक कवर लग जाता है। यहाँ से क्या है, अंदर जाएगा भोजन, यहाँ से अंदर भोजन नहीं जा पाएगा, जिससे क्यों, क्योंकि जैसे ही भोजन निगला तो इसके ऊपर ये जो ढक्कन है, इसके ऊपर ये ढक्कन, इसके ऊपर ये वाला जो ढक्कन है, इसके ऊपर ये ढक्कन कवर हो जाएगा। यानी कि घाटी या ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस जो है वो लग जाएगी, ढक लेगा, उसको बंद कर देगा। तो हम भोजन निगलेंगे तो वो जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस के ऊपर लग जाएगी, जिससे क्या होगा, जो हमारा भोजन है या फूड है वो इस श्वसन मार्ग के अंदर ना जाकर के कहाँ चला जाएगा, सीधा ही हमारी आहार नाल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ग्रसिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, तो इनको अलग करने का काम कौन करता है, घाटी और घाटी ढक्कन, जिसको ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो ये क्या है, हमारी श्वास नली है और श्वास नली में यहाँ पर क्या होता है, ट्रैकिया होता है, सॉरी यहाँ पर जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, लैरिंग्स होता है, स्वर यंत्र होता है। इस जगह पे क्या होता है, लैरिंग्स, जिसको क्या कहते हैं, स्वर यंत्र। जैसे ही हवा, लेकिन देखो
अगर जब भोजन हम निगल लेते हैं तो ये ढक्कन क्या है, वापस से खुल जाता है, यानी कि जो ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है वापस से ओपन हो जाएगा। तो जब ओपन हो गया तो हम सांस तो क्या मुंह से भी ले सकते हैं और नेजल नाक के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हमको जो सांस है वो अपनी नोज के द्वारा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नोज के अंदर अगर हम मुंह से सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जो हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया या फिर वायरस या धूल के कण या फिर पॉल्यूटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं, सब्सटेंसेस, वो सभी एंटर कर जाते हैं और एंटर करते हुए वो अपने कहाँ पर पहुंच जाते हैं, हमारे फेफड़ों तक जल्दी पहुंच जाते हैं या फिर हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं कोई भी सूक्ष्म जीव, जिससे हम क्या होते हैं, बीमार हो जाते हैं और उसके फिर क्या होता है, हम आगे कमजोर हो जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, ये घाटी और घाटी ढक्कन था। अब जो भोजन होता है वो कहाँ गया, यहाँ पर चला गया, इस ढक्कन जो है ढक लिया। लेकिन जैसे ही ये ढक्कन खुल जाता है, भोजन निगल लेते हैं, उसके बाद हम हवा मतलब वायु जो है वो उसको अंदर जाने देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे यहाँ से यानी कि यहाँ से भी जाएगी वायु, क्यों? क्योंकि ढक्कन खुल चुका है, और यहाँ से भी जाएगी वायु। तो नेजल के द्वारा और मुंह के द्वारा, दोनों के द्वारा हम जो हवा ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, लैरिंक्स। तो देखिए जैसे ही वायु या हवा यहाँ से आती है, आने के बाद ये ढक्कन खुला और खुलने के बाद कहाँ एंटर कर गई, इस वाले पार्ट में, किसमें, ग्लॉटिस वाले पार्ट में। जब ग्लॉटिस में एंटर करी वायु, उसके बाद में लैरिंक्स पर जैसे ही टकराती है तो क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ये क्या है, स्वर यंत्र है लैरिंक्स, तो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि। ठीक है, उसके बाद में देखिए जब हम आगे चलते हैं इसमें, तो ये क्या है, हमारी श्वास नली। ये क्या है, श्वास नली, श्वास नली। ठीक है, ये क्या है, हमारी श्वास नली होती है। अब जैसे ही हम अंदर चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हम जैसे ही अंदर चलेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस श्वास नली के अंदर क्या पाए जाते हैं, सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। सी आकार के क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं इस श्वास नली के अंदर। ठीक है, और ये जो छल्ले होते हैं वो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज के। सी आकार के छल्ले, आकार के छल्ले, सी आकार के छल्ले होते हैं जो किसके बने होते हैं, कार्टिलेज या उपास्थि के। कार्टिलेज, कार्टिलेज के बने होते हैं या उपास्थि के बने होते हैं। ठीक है, तो ये सी आकार के छल्ले होते हैं या इस किसके होते हैं, उपास्थि के बने हुए होते हैं। अब ये जो छल्ले होते हैं, उपास्थि के बने हुए छल्ले होते हैं, ये क्या काम करते हैं कि जो हमारी श्वास नली है उसको चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हवा जा रही है, हवा जाएगी तो जैसे ही हवा निकल जाएगी तो वैसे ये क्या एक ट्यूब भी तो है, अगर हवा निकल जाएगी तो उसके बाद भी ट्यूब के पिचकने का डर होगा या फिर इसमें चिपकने का डर होगा, कहीं चिपक नहीं जाए। तो इस श्वास नली को चिपकने से रोकने के लिए क्या पाए जाते हैं, श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं या उपास्थि के बने हुए छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं कार्टिलेज के। वो क्या करते हैं, इसको चिपकने से रोकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए जो ये जो श्वसन श्वास नली है वो आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इस तरह से 2 पार्ट हो गए इसके, और इन दोनों पार्ट्स को अपन क्या कहेंगे, ये श्वास नली थी, ये क्या है, 2 श्वसनियों में विभाजित हो गई, तो ये क्या है, श्वसनी, श्वसनी या इनको कहेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या श्वसनी। तो श्वास नली हमारी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट में, जिनको अपन कहेंगे श्वसनी या ब्रोंकाई। अब देखिए ये जो श्वसनी या ब्रोंकाई होती है वो मेनली किसमें डिवाइड हो जाती है, श्वसनिकाओं में। आगे चल के ये श्वसनी किसमें डिवाइड हो गई, श्वसनिकाओं के अंदर, ये श्वसनिकाएं हैं। ठीक है, ये देखिए ये हो गई श्वसनिकाएं, और ये श्वसनिकाएं जो होती है आगे चल के किसमें ओपन होती है, कूपिकाओं के अंदर। तो ये जो है वो क्या है,
कूपिकाएं, या इनको कहेंगे एल्वियोलाई। क्या कहेंगे? एल्वियोलाई कहेंगे। ओके, ये हो गई एल्वियोलाई, या इनको कहेंगे एक तरह से वायु कूपिकाएं, वायु कूपिकाएं। ये देखिए, ये है वायु कूपिकाएं। इस तरह से वायु, बहुत सारी वायु कूपिकाएं जो होती हैं वो फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं। अब देखिए, ये फेफड़े हैं, ये कूपिकाएं हैं। आगे चल के ये फेफड़े क्या होते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से फेफड़े हो गए ये 2, ठीक है। दो फेफड़े हो गए, लंग्स हो गए, ठीक है। अब देखिए, इन फेफड़ों के ऊपर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। इन फेफड़ों के ऊपर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, और उस आवरण को क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुसावरण, ठीक है। देखिए, यहाँ फुफ्फुस या फेफड़ों के नीचे क्या होता है? डायफ्राम होता है। ये क्या है? डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम, या इसको कहते हैं तनुपुट, ये नीचे। तो देखो, फेफड़ों पर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है, दोनों तरफ पाया जाएगा। ये कूपिकाएं दोनों तरफ होंगी, मैंने ओनली एक तरफ बनाई हुई है, ठीक है। तो ये आवरण पाया जाएगा, जिसको अपन कहेंगे फुफ्फुसावरण। क्या कहेंगे? फुफ्फुसावरण कहेंगे। ये है फुफ्फुसावरण, या इसको प्लूरा कहेंगे। प्लूरा या फुफ्फुसावरण, फुफ्फुसावरण कहेंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, ये फुफ्फुसावरण के अंदर ये फ्लूइड भरा रहता है, जिसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। जिसको क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड कहेंगे, ठीक है ना। फुफ्फुस, दोनों फेफड़ों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, जिसको फुफ्फुसावरण या प्लूरा कहते हैं। और इस फुफ्फुसावरण के अंदर क्या पाया जाता है? प्लूरल फ्लूइड या फुफ्फुसावरणी द्रव भरा रहता है। ये जो फुफ्फुसावरण है वो क्या करता है? इन फेफड़ों को रगड़ से बचाता है, बाह्य रगड़ से बचाता है। तो ये हो गई हमारी एक स्ट्रक्चर हो गई किसकी? श्वसन तंत्र की, जो कहाँ से स्टार्ट होता है? नासा से स्टार्ट होता है, और नासा से होती हुई जो वायु है वो आगे जाती है। ये नासा है, नासा और से आगे क्या होती है? नासा गुहा है। यहाँ पर क्या है? नासा ग्रसनी है, जो कि श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग दोनों का सम्मिलित मार्ग है। आगे एक घाटी लगी होती है, जिस पर घाटी ढक्कन पाया जाता है। ये ढक्कन क्या होता है? जैसे ये ढक्कन बंद होता है, श्वसन नली जो होती है वो बंद हो जाती है, लेकिन जब ओपन होता है तो श्वसन मार्ग खुल जाता है, ठीक है। अब हवा जो वायु जो होती है वो कहाँ पहुंचती है? ग्लोटिस लैरिंक्स तक पहुंचती है। जैसे ही लैरिंक्स से टकराती है जो ऑक्सीजन है, वैसे ही या हवा है, वैसे ही क्या होता है कि इससे स्वर यंत्र, स्वर निकलता है, ये ध्वनि यंत्र होता है लैरिंक्स। उसके बाद में देखो, ये श्वास नली है, जिसमें सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले पाए जाते हैं। ये श्वास नली 2 श्वसनियों में विभक्त हो जाती है, जो एक एक फेफड़ों में जाती है। ये श्वसनियां जो होती हैं वो आगे शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और वो शाखाएं क्या कहलाती हैं? श्वसनिकाएं कहलाती हैं। और आगे वो शाखाएं जो होती हैं एक कूप जैसी संरचना या कोश जैसी संरचना में खुलती है, जिसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इनको कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका, या इनको एल्वियोलाई कहते हैं। ये क्या है? कूपिका या एल्वियोलाई,
ठीक है, तो ये हो गई एल्वेलाई। और कूपिका या एल्वेलाई जो होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, जो श्वसन तंत्र होता है हमारा, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो ये आपको श्वसन तंत्र का समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर, कि जो स्ट्रक्चर है वो श्वसन तंत्र का कैसा होता है, किस तरह के हमारे फेफड़े होते हैं। तो ये हो गया आपका श्वसन तंत्र या श्वसन स्ट्रक्चर ऑफ श्वसन तंत्र। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ये आपको समझ आ गया होगा, बाकी का कल पढ़ेंगे। थैंक यू।